गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप सो कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हैं। तो आज का हमारा अनदर मेडिकल सर्जिकल का ही टॉपिक है जो कि एपिस्टैक्सिस है। ये आमतौर पर हमारे एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट के रूप में आता है, तो इसमें ऑलमोस्ट 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ ही जाता है मोस्ट ऑफ। तो हमारा टॉपिक है एपिस्टैक्सिस। एपिस्टैक्सिस मे बी टर्म से आप नॉन फैमिलियर नहीं होंगे, लेकिन ये टर्म बहुत आम है जिसको हम नोज़ ब्लीडिंग कहते हैं, जिसको कहते हैं कि नाक से खून आ जाना, नकचरी छूट जाना। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है एपिस्टैक्सिस। तो हम पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, व्हाट इज़ एपिस्टैक्सिस। एपिस्टैक्सिस इज ऑल्सो नोन एज नोज़ ब्लीडिंग, नाक से खून आना। इट इज़ अ कंडीशन व्हेन देयर इज अ एक्टिव ब्लीडिंग फ्रॉम नोस्ट्रल, नेजल कैविटी एंड नेजोफेरिंक्स, कि हमारी जब नाक से ब्लीडिंग हो रही हो, एक्टिव ब्लीडिंग हो रही हो, कहाँ से, जैसे नोस्ट्रल्स हो सकता है, नेजल कैविटी हो सकता है और नेजोफेरिंक्स हो सकता है। देयर इज़ ए नॉट अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। ये ऐसा नहीं है कि इसमें जान चली जाएगी या इसमें जान का खतरा हो जाता है, बट ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, कोई और प्रॉब्लम क्रिएट इसकी वजह से हो सकती है। तो एपिस्टैक्सिस क्या है? एपिस्टैक्सिस होती है हमारी नाक से खून आना। कहाँ से? नेजल कैविटी से हो सकता है, नेजोफेरिंक्स से हो सकता है और हमारे नोस्ट्रल से हो सकता है। इसमें जान का खतरा नहीं होता है। इट इज़ नॉट अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बट इट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं, ये है हमारी डेफिनेशन अबाउट द एपिस्टैक्सिस। इसमें क्या हो जाता है कि इसमें जो एपिस्टैक्सिस क्यों होता है, क्योंकि इसमें ब्लीडिंग हो जाती है। जो नेज़ल की वेसल्स होती है उनमें ब्लीडिंग हो जाती है। वो ब्लीडिंग या वो इंजर्ड होकर उनमें ब्लीडिंग हो जाती है। वो ब्लीडिंग क्यों होती है वो एक बार हम देख लेते हैं। ब्लीडिंग होने के कई कारण हैं। हमारे नाक से जो खून आता है वो आप लोगों ने देखा होगा आमतौर पर बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से, या जब हमारे नाक पे कुछ लग जाता है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में खून आता है। तो वो उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, सबसे हम पहले देख लेते हैं लोकल प्रॉब्लम, लोकल कोज। लोकल कोज में क्या है कि जैसे कि फिंगर नेल ट्यूमर में क्या होता है, फिंगर नेल ट्यूमर में क्या होता है कि जब हम नाक में उंगली डालते हैं तो नेल्स बड़े होते हैं, तो वो क्या करता है, वेसल्स को इंजर्ड कर देता है, जिससे कि ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। जब हम फिंगरिंग, नाक में फिंगर डालते हैं, नेजल फिंगरिंग करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो नेल्स जो होता है हमारा वो नाक में लग जाता है वेसल्स में, और जिसकी वजह से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। फिर है हमारे रोड साइड ट्रैफिक एक्सीडेंट। इसमें क्या होगा कि जब आपका जो भी है, आपका एक्सीडेंट हो जाता है, सड़क पे किसी चीज़ से आपका एक्सीडेंट हो जाता है और वो नाक पे लग गई है, चोट लग गई है, इंजरी हो गई है, तो भी नेज़ल ब्लीडिंग हो जाती है। फिर आ जाता है हमारा डायरेक्ट इंजरी का मतलब है कि जैसे कि बच्चे क्रिकेट खेलते हैं या कोई क्रिकेट खेलता है तो बॉल आके नाक पे लग जाती है, वो सीधा शॉट होता है, वो बॉल जो है वो नाक पे आके लग जाती है, जिससे कि इंजरी हो जाती है और नेज़ल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। और एक हमारा है, एक तो बॉल और एक है हमारा फिस्ट। जब कोई वॉयलेंस होता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कोई नाक पे घूंसा मार दे, तो जिसकी वजह से नाक से खून आना शुरू हो जाता है। तो ये है लोकल कॉज। एक तो फिंगर नेल ट्यूमर हो गया, एक रोड साइड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, और एक हो गया डायरेक्ट इंजरी में जैसे बॉल आके लग गई है या फिस्ट नाक पे मुक्का मार देना। फिर हमारा आ जाएगा दूसरा कारण, हमारा आ जाता है फ्रैक्चर ऑफ ए नेजल बोन। जैसे कि आप गिर गए हैं और आपका नाक में फ्रैक्चर हो गया, फॉल डाउन हो गए या फिसल गए हैं और आपकी नाक पे चोट लगी है, जिसकी वजह से नेजल ब्लीडिंग हो सकती है। ये थे हमारे लोकल कोज। फिर एक अनदर है इन्फेक्शन की वजह से भी आपको नेजल ब्लीडिंग हो सकती है। इन्फेक्शन में हमारा आ जाएगा एक तो साइनसाइटिस में आपको पता है इन्फ्लामेशन ऑफ द साइनस, जो हमारे साइनस कैविटी होती है, जब उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से साइनसाइटिस हो जाता है और उसकी वजह से भी ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं। फिर एक है हमारा राइनाइटिस में क्या होता है, जो कवरिंग होती है हमारे नेजल कैविटी की, जो कवरिंग होती है उसमें इन्फ्लामेशन शुरू हो जाती है,
किसी इन्फेक्शन के कारण इन्फ्लामेशन होने की वजह से क्या होता है कि नेजल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये था हमारा इन्फेक्शन, साइनोसाइटिस और राइनाइटिस। एक बार देख लेते हैं हम फिर से क्या है। एक तो फिंगर नेल ट्यूमर हो गया, रोड साइड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, डायरेक्ट इंजरी में हम कोई बॉल लग गई या फिर किसी ने घूसा मार दिया, मुक्का मार दिया। फिर है हमारा इन्फेक्शन में आ जाएगा हमारा साइनोसाइटिस और राइनाइटिस। साइनोसाइटिस क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ द साइनस, एंड राइनाइटिस क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ द नेजल कवरिंग, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होने के चांसेस हो जाते हैं। ये थे हमारे लोकल कॉजेज। और अनदर कॉजेज में हम देख लेते हैं कि क्या क्या इंक्लूड हो सकता है। अनदर कॉजेज में हमारा जाएगा ड्रग्स। कोई ऐसी ड्रग अगर पेशेंट ले रहा हो जिसकी वजह से ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर है हमारा प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशन कुछ हो जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। पेशेंट को हाइपरटेंशन हो, अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन होगा तो भी ब्लीडिंग होने के चांसेस पूरे रहते हैं। फिर है कोई अनदर कार्डियक डिजीज, अगर पेशेंट को कोई कार्डियक डिजीज़ होगी तो भी पेशेंट को नेजल ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं। बिनाइन या मैलिग्नेंट ट्यूमर, कोई भी ट्यूमर हो वो बिनाइन भी हो सकता है या मैलिग्नेंट भी हो सकता है। तो ये है हमारे अनदर कॉजेज। ड्रग्स हो गया, ड्रग्स हो गया, प्रेगनेंसी हो गई, हाइपरटेंशन हो गया, या कोई कार्डियक डिजीज़ हो गई है, या कोई ट्यूमर हो, चाहे वो बिनाइन हो या मैलिग्नेंट हो, जिसकी वजह से नेजल ब्लीडिंग या नोज ब्लीडिंग हो सकती है, जिसको हम एपिस्टैक्सिस कहते हैं। तो मैंने पहले बताया है लोकल कॉज में क्या है कि फिंगर नेल ट्यूमर हो सकता है, रोड साइड एक्सीडेंट हो सकता है, या डायरेक्ट इंजरी मतलब बॉल आके लग जाए या कोई मुक्का मार दे नाक पे, वो हो सकता है। फ्रैक्चर ऑफ द नेजल बोन, फ्रैक्चर ऑफ द नेजल बोन में क्या होगा कि आप फॉल डाउन हो गए हैं, कहीं गिर गए हैं, फिसल गए हैं, तो भी आपको नेजल ब्लीडिंग हो सकती है। फिर आ जाएगा हमारा अनदर में इन्फेक्शन हमारा साइनोसाइटिस हो सकता है, राइनाइटिस हो सकता है, और ड्रग्स की कोई हम ड्रग्स ऐसी ले रहे हो जिसकी वजह से नेजल ब्लीडिंग होने की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। प्रेगनेंसी हो गई, हाइपरटेंशन हो गया, कार्डियक डिजीज़, कोई भी आपको कार्डियक डिजीज़ है जिसकी वजह से आपको नेजल ब्लीडिंग हो सकती है। ट्यूमर हमारा बिनाइन हो सकता है और मैलिग्नेंट भी हो सकता है। तो ये थे हमारे कॉजेज अबाउट द एपिस्टैक्सिस। अब देख लेते हैं साइनस सिम्टम क्या होंगे। अगर हम साइनस सिम्टम की बात करें एपिस्टैक्सिस में, साइनस सिम्टम में हमारा आ जाएगा डार्क एंड ब्राइट ब्लीडिंग, बिल्कुल डार्क कलर की गाढ़े रंग का खून आएगा नाक से। डार्क एंड ब्राइट ब्लीडिंग आएगी। डिस्टीनिया होगा, डिफ़िकल्टी इन रेस्पिरेशन में, आई मीन के जो पेशेंट है उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। हेडेक होगा, वर्टिगो होगा, कंफ्यूजन होगा पेशेंट को। हेडेक मतलब उसको सर में उसको बहुत तेज़ दर्द होगा। वर्टिगो आई मीन के उसमें उसको पेशेंट को जो है चक्कर आएगा, धुंधला सब दिखाई देना शुरू हो जाएगा। कंफ्यूजन रहेगा, वो कंफ्यूज रहेगा, मतलब वो स्टेबल नहीं रहेगा, कॉन्शियस नहीं रहेगा, कंफ्यूजिंग उसको रहेगी। तो ये थे हमारे साइनस सिम्टम ऑफ द एपिस्टैक्सिस। क्या? डार्क एंड ब्राइट ब्लीडिंग आएगी, गाढ़ा खून आएगा नाक से। डिस्पीनिया होगा, पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। क्योंकि हम सांस कहाँ से लेते हैं? नाक से लेते हैं, और जब नाक से खून आना शुरू होगा तो क्या होगा कि हम सांस नहीं ले पाएंगे। हेडेक होगा, पेशेंट को कंफ्यूजन होगा, और वर्टिगो होगा। इसमें क्या होता है कि जो नाक हमारी नेजल है उसमें हमारे 5 नर्व्स आके मिलती हैं, 5 नर्व्स आके मिलती हैं। जब 5 नर्व आके मिलती हैं तो इसमें इंजरी हो जाती है, तो अचानक से हैवी ब्लीडिंग होती है, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम जो है वो हमारी क्रिएट हो जाएंगे। डिस्पीनिया, हेडेक, वर्टिगो एंड कंफ्यूजन। तो ये है हमारी साइनस सिम्टम अबाउट द एपिस्टैक्सिस। फिर देख लेते हैं अगर हमें हो गया है एपिस्टैक्सिस है तो इसको डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इसकी क्या होगी। तो एज यूजुअल डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम सबसे पहले क्या करते हैं, पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे।
फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी हम क्यों करेंगे? एंजियोग्राफी हम करेंगे विजुअलाइजेशन ऑफ द कार्डियक वेसल्स की, क्योंकि अगर एक रीज़न हमारा ये भी है एपिस्टैक्सिस का कि कोई कार्डियक डिजीज़ तो नहीं है, तो कार्डियक डिजीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? एंजियोग्राफी। तो इससे हमें पता चलेगा कि अगर कहीं ब्लॉकेज है, किसी हार्ट में कहीं पे ब्लॉकेज है, तो हम आइडेंटिफाई करते हैं एंजियोग्राफी से। तो इससे ये भी एक हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में मेन रोल प्ले करेगा। फिर एक अनदर है हमारा नेजल एंडोस्कोपी। इसमें हम क्या करेंगे? नेजल को विजुअलाइज करेंगे कि कहाँ पे नेजल में प्रॉब्लम कहाँ पे है, कोई एक्स्ट्रा जो मास है वो बन रहा है अंदर नाक के अंदर की क्या प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? नेजल एंडोस्कोपी करेंगे। तो ये था हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन अबाउट द एपिस्टैक्सिस, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, एंजियोग्राफी एंड द नेजल एंडोस्कोपी। फिर अब हम देख लेते हैं मैनेजमेंट क्या होगा। अगर हम मैनेजमेंट की यहाँ पे बात करें तो हम पहले बात करते हैं कि अगर पेशेंट को नेजल ब्लीडिंग या नोज ब्लीडिंग एपिस्टैक्सिस हो रहा है तो हम उसको कैसे स्टॉप करेंगे, हमें उसको रोकना कैसे है। सबसे पहले हम ये देखेंगे, अगर किसी भी पेशेंट को नेजल ब्लीडिंग हो रही है तो हम क्या करेंगे? उसके लिए सबसे पहले उसको लीन फॉरवर्ड मतलब क्या करेंगे? उसको लेटा देंगे कि और उसका नाक सर के बल उसको लेटा देंगे और बैक फॉरवर्ड करेंगे कि वो जो नाक से ब्लीडिंग है वो और ज़्यादा बहाव उसका ना हो। दूसरा हम क्या करेंगे कि पेशेंट को जो नाक है उसको अपने थंब से और इंडेक्स फिंगर से क्या कर देंगे? टाइटली पिंच कर देंगे, मतलब उसको पूरा दबा देंगे अपने थंब से और इंडेक्स फिंगर का यूज़ करते हुए फॉर 5 to 20 मिनट्स, जिससे कि पेशेंट को ब्लीडिंग और ज़्यादा ब्लड लॉस उसका ना हो। और पेशेंट को बोलेंगे कि ज़्यादा हिलने डुलने की या ज़्यादा हाइपर होने की ज़रूरत नहीं होती। पेशेंट को बोलेंगे आप क्वाइटली चुपचाप बैठ जाइए। अगर पेशेंट को हैवी ब्लीडिंग हो भी रही हो, घबरा भी रहा है, तो उसको हम पहले शांत करेंगे और उसको आराम से बैठने को बोलेंगे और 5 से 10 मिनट तक उसके अपने थंब का और इंडेक्स फिंगर का यूज़ करते हुए उसको पिंच कर देंगे, उसके नोस्ट्रिल्स जो है उसको पिंच कर देंगे। फिर हमारा आ जाएगा कि पेशेंट को डू नॉट फ्लैट और पुट योर हैंड बिटवीन द लेग्स। उसको फ्लैट लेटने को नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे कि अपने दोनों लेग्स के बीच में अपने जो सर है उसको आपको दोनों लेग्स के बीच में लेके बैठना है। अगर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? उसको आइस कंप्रेशन दे सकते हैं फॉर द नोज कंस्ट्रिक्ट जिससे क्या होगी? जो ब्लड वेसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी और ब्लीडिंग कम होगी या रुक भी जाएगी। हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? आइस कंप्रेशन का यूज़ कर सकते हैं। फिर आफ्टर पिंचिंग यूर नोज टू रिलीज, अगर पिंच करने के बाद हमने 15 से 20 मिनट के बाद क्या करेंगे? उसको हटाएंगे, जो हमने पिंच कर रखा है नाक को, नोस्ट्रिल्स को, उसको हटाएंगे। अगर हमने देखा है कि ब्लीडिंग उसके बाद भी नहीं रुक रही है तो हम फिर से उसको पिंच करेंगे नोज़ को एज इट इज़। फिर हम अपना प्रोसीजर कंटिन्यू रखेंगे। एक बार बीच में चेक करेंगे 15 से 20 मिनट के बाद, अगर उसकी रुक गई है, ब्लीडिंग रुक गई है तो पेशेंट को हम रिलैक्स कर देंगे। अगर नहीं रुकी है तो हम अगेन वही प्रोसीजर दोबारा यूज़ करेंगे। और इसको प्रिवेंट करने के क्या क्या तरीके हैं? इसको प्रिवेंट हम कैसे कर सकते हैं? डोंट ब्लो योर नोज एंड डोंट पुट एनीथिंग। हमें नाक के अंदर कुछ भी नहीं डालना है, अपने नाक के अंदर कुछ भी नहीं डालना है जब आपको ब्लीडिंग हो रही हो। अगर पेशेंट को छींक आ रही है, स्नीज ओपन यूर, पेशेंट को खांसी आ रही है, छींक आ रही है, तो उसको अपने नाक का यूज़ ना करें। उसको बोलेंगे हम बाय माउथ आपको सांस लेनी है, आप नाक का इस्तेमाल नहीं करेंगे सांस लेते हुए, और कोई भी चीज़ अपने नाक में नहीं डालेंगे। फिर है हमारा कि अगर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन से उस टाइम पे रुकना, कॉन्स्टिपेशन से बचना है स्ट्रिक्टली। क्योंकि अगर वो कोई भी चीज़, कोई भी ऐसा जोर नहीं लगाना है जिससे उससे नाक पे असर पड़े और उसकी ब्लीडिंग रीस्टार्ट हो जाए। हैवी लिफ्टिंग नहीं करनी है पेशेंट को,
कोई भी चीज़ हैवी लिफ्ट नहीं करनी है कुछ दिन तक, अगर पेशेंट को रिसेंटली ही नेज़ल ब्लीडिंग या एपिटैक्सिस हुआ है। तो पेशेंट को हमें बोलना है कि आप स्मोक नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है, वो स्मोक जो पेशेंट हम स्मोक करता है उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे नेज़ल कैविटी को इम्पैक्ट करते हैं और जिससे एपिटैक्सिस होने के चांसेस हो जाते हैं। तो जिसको एपिटैक्सिस रहता है या हो चुका है रिसेंटली, तो उसको हम बोलेंगे कि आपको स्मोकिंग नहीं करनी है। फिर आ जाएगा हमारा मेडिकेशंस जो एंटीकोएगुलेंट जो हमारी मेडिकेशंस होती हैं, जैसे कि एस्प्रिन हो गई। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो पेशेंट को बोलेना कि आपको वो मेडिसिन अगर उनकी किसी वजह से कंटिन्यू है या वो उनको ले रहे हैं, तो उनको हमें बोलना है कि आप उनको मेडिसिन को स्टॉप कर दीजिए जो एंटीकोएगुलेंट का काम करती है, कोई भी ऐसी मेडिसिन जैसे कि एस्प्रिन हो गई है। फिर हम पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं कि आप वैसलीन ऑइंटमेंट आप यूज़ कर सकते हैं, कोई स्प्रे यूज़ कर सकते हैं जिससे कि जो ड्राइनेस है नोज़ के अंदर वो ना हो और नाक के अंदर मॉइस्चर जो है, नमी है, वो बनी रहे। तो ये थे हमारे प्रिवेंशन के कुछ कारण। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं, व्हाट इज़ द एपिटैक्सिस। एपिटैक्सिस को हम क्या कहते हैं, नोज़ ब्लीडिंग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारे नाक के अंदर 5 नर्व्स आके मिलती हैं जिसमें कि ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। ब्लीडिंग क्यों शुरू हो जाती है, अगर पेशेंट नेल फिंगर इंजरी कर लेता है, रोड साइड एक्सीडेंट हो जाता है, या कोई बॉल आके लग जाती है, या हम गिर गए हैं जिससे कि सीधा डायरेक्ट नाक पे इंजरी हुई है, फिस्ट हो जाना, कोई नाक पे मुक्का मार दे, तो ये है हमारे कारण कि पेशेंट को नेज़ल ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अनदर जो चीज़ें हैं, इन्फेक्शन, पेशेंट को साइनोसाइटिस है, राइनाइटिस है, उसकी वजह से भी हो सकता है। फिर एक अनदर कॉजेज़ आ जाते हैं जिसमें कि प्रेगनेंसी, हाइपरटेंशन, या पेशेंट को कोई कार्डियक डिजीज़ हुई है, या पेशेंट कोई ऐसे ड्रग्स ले रहा है एंटीकोएगुलेंट तरीके की, एंटीकोएगुलेंट जो ड्रग्स हैं जिसकी वजह से जो नेज़ल ब्लीडिंग है उसके होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये थे हमारे कॉजेज़। अब इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन में क्या करेंगे, इसमें हम यूज़ करेंगे कि हम फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, नेज़ल एंडोस्कोपी करेंगे, एंड द फाइनल इज़ द एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी में हम इसलिए करेंगे क्योंकि कहीं हार्ट जो कार्डियक वेसल्स है वहाँ पे तो कोई ब्लॉकेज नहीं है, क्योंकि एक रीज़न हमारा क्या है, हार्ट कार्डियक डिजीज़ भी हमारा एपिटैक्सिस का एक रीज़न माना गया है। तो इससे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। फिर इसके बाद अगर हम उसको आइडेंटिफाई करने के बाद अगर किसी पेशेंट को नेज़ल ब्लीडिंग हो रही है तो हम उसको रोकेंगे कैसे, लीन फॉरवर्ड कर देंगे, पेशेंट को बोलेंगे आप मुंह से सांस लें, पेशेंट को क्वाइटली बिठा देंगे और उनका दोनों जो पिंच करेंगे हम उनके अपने थंब से और अपने इंडेक्स फिंगर से हम पिंच करेंगे पेशेंट का नोज़, और उसको काम रिलैक्स बिठाएंगे और उसका जो सर है दोनों पैरों के बीच रख के उसको बिठा देंगे कि आप रिलैक्स होके बैठिए, और 5 से 20 मिनट तक हमें पेशेंट का जो सर है वो नाक है जो पकड़ के रखना है, पिंच करके रखना है। अगर फिर हम बीच में एक बार चेक करेंगे कि अगर पेशेंट की ब्लीडिंग नहीं रुक रही है किसी कारण से, तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे, उसका जो पिंच कर रहे हैं उसका नाक को उसको हम कंटिन्यू करेंगे। इस बीच हम उसको आइस कंप्रेशन भी यूज़ कर सकते हैं। आइस कंप्रेशन से क्या होगा कि जो वेसल्स हैं, नेज़ल वेसल्स है, वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी और ब्लीडिंग रुक जाएगी। तो ये थे हमारे मैनेजमेंट। और इसके अलावा हम कर सकते हैं कि पेशेंट को हम बोलेंगे कि वो कॉन्स्टिपेशन से बचे, इसके बाद कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना है, उसको हैवी लिफ्टिंग नहीं करनी है कुछ दिन तक अगर उसको रिसेंटली ही एपिटैक्सिस या नोज़ ब्लीडिंग हुई है तो, और कुछ भी चीज़ उसको अपने नाक के अंदर नहीं डालनी है, इवन अपना फिंगर भी अपने नाक के अंदर नहीं डालनी है, क्योंकि वो इंजर्ड है, वो हीलिंग अब नहीं हुआ है। और पेशेंट को बोलेंगे अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग भी आप नहीं करेंगे कुछ दिन तक, बिकॉज जो स्मोकिंग में जो स्मोक होता है उसमें केमिकल्स होते हैं, वो उसको ब्लीडिंग को फिर से एक्टिव कर सकता है। और पेशेंट को हम बोलेंगे कि आप अपने उसको मॉइस्ट करने के लिए, मॉइस्चराइज़र करने के लिए आप क्या करेंगे, स्प्रे का या वैसलीन ऑइंटमेंट का यूज़ कर सकते हैं अपने नाक को मॉइस्ट करने के लिए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक अबाउट द एपिस्टैक्सिस। होप सो कि आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।